गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम फार्मास्यूटिक सीरीज की बात कर रहे हैं और दोस्तों ये वीडियो पार्ट 4 यानी कि लास्ट वीडियो है और इसमें हमने 3 चैप्टर शामिल किए हैं जो कि लास्ट वाले चैप्टर हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आज वैक्सीन लगवाने गया था, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। तो चलिए हम स्लाइड को प्ले कर लेते हैं और इसमें बाई फार्मेसी पॉइंट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो आपके जूनियर्स हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में आने वाले हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में जो चैप्टर इंक्लूड किए हैं वो हैं डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, स्टेराइल डोजेज फॉर्म और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ आपका फार्मास्यूटिक्स का सारे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं और मैंने चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन से लेकर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट तक। तो दोस्तों आज हम 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कॉस्मेटिक वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कॉस्मेटिक वर्ड है उसको कहाँ से डेराइव्ड किया गया है या फिर उसको कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों हमारे सामने 4 ऑप्शन आ गए हैं, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, चाइनीज वर्ड या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका कॉस्मेटिक वर्ड है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर लिखा है कॉस्मेटिक वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा कॉस्मेटिक वर्ड है वो हमारा कॉस्मेटिकोस नामक वर्ड से आया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। और दोस्तों जो कॉस्मेटिकोस होता है इसका मतलब होता है एडॉर्न, और दोस्तों यहाँ पर जो एडॉर्न लिखा है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, मोहक या फिर आकर्षक बनाने वाला। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि कॉस्मेटिक फंक्शन आर, यानी कि कॉस्मेटिक का फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इस समय सभी लोग क्रीम, पाउडर, परफ्यूम्स ये सब आइटम यूज करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन, अवॉइड प्री मैच्योर एजिंग, इम्प्रूव लुक्स एंड पर्सनालिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है चौथा की ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन, इसके अलावा अवॉइड प्री मैच्योर एजिंग, इम्प्रूव लुक्स एंड पर्सनालिटी। तो ये सब जो है ये सब कॉस्मेटिक के फंक्शन होते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि कॉस्मेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कि कॉस्मेटिक्स को कैसे क्लासिफिकेशन उनका किया गया है। तो दोस्तों कॉस्मेटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द अबव वाला है। तो जो कॉस्मेटिक है उनका क्लासिफिकेशन है उनका यूज, फंक्शन और फिजिकल नेचर के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। तो ये स्लाइड लगता है ब्लैंक हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि डेंटिफ्राइसेज आर अप्लाइड टू, यानी कि डेंटिफ्राइसेज कहाँ अप्लाइड किए जाते हैं। तो इसमें पहला दिया है टिथ, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है टिथ। ये जो आपका डेंटिफ्राइसेज होता है इसका एग्जाम्पल हो गया टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और जो भी डेंटल प्रोडक्ट होते हैं जो दांतों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी डेंटिफ्राइसेज कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों आपको पता गया होगा कि डेंटिफ्राइसेज क्या होते हैं। तो डेंटिफ्राइसेज बेसिकली ये डेंटल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका हो गया ऑइंटमेंट या फिर पेस्ट हो गया जो आप अपने दांतों में लगाते हैं, डेंटल पाउडर हो गया। तो ये सब जो है ये आपका डेंटिफ्राइसेज होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द फार्मूलेशन ऑफ डेंटिफ्राइसेज। इसका मतलब ये है कि जो डेंटिफ्राइसेज यानी कि डेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। तो इसमें दिया है एब्रेसिव, बाइंडर, डिटर्जेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है हमारा चौथा, यानी कि जो हमारा डेंटिफ्राइसेज होता है, यानी कि डेंटल प्रोडक्ट होता है वो एब्रेसिव बाइंडर्स और डिटर्जेंट से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर और सारे भी इसमें फॉर्मुलेशन दिए गए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एब्रेसिव होता है, और जो एब्रेसिव होता है इसको हम पॉलिशिंग एजेंट भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये मुंह के अंदर से डेब्रीज स्ट्रेन फ्रॉम टीथ, जो टीथ है यानी कि दांत है, जो उसके ऊपर गंदगी होती है, मैल होता है, उसको ये हटाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। तो ये सब जो है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट और इसमें पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें एक बाइंडर्स भी होता है। बाइंडर्स क्या होते हैं, इसमें दिया गया है कि बाइंडर्स कीप सॉलिड एंड लिक्विड इन यूनाइटेड फॉर्म। तो जो बाइंडर्स होते हैं ये सॉलिड और लिक्विड को आपस में चिपकाए रखते हैं। और जो इसका एग्जांपल है वो इसमें दिया है, ट्रेगाकेन, सोडियम एल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज जो है, ये सब बाइंडर्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा इसमें डिटर्जेंट्स भी होते हैं। आप इसको जैसे साबुन आपका हो गया, या फिर जो आपका निरमा आता है कपड़े धोने के लिए, ये आपका वो वाला डिटर्जेंट नहीं है। तो इसमें लिखा है कि ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इनको हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम लाउरिल सल्फेट, सोडियम एल्काइल सल्फोसक्सीनेट। और इसमें एक ह्यूमिक्टेंट भी होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो भी आपका पेस्ट होता है, जैसे आपका क्लोजअप हो गया या फिर कोलगेट हो गया, तो ये सब ड्राई नहीं होता है, तो दे प्रिवेंट पेस्ट टू बिकम ड्राई। तो इसका एग्जांपल इसमें दिया है, ग्लिसरीन दिया है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दिया है। तो ये सब बाइंडर्स होते हैं। तो चलिए, इसके अलावा इसके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं, जिससे उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर कार्डामम हो सकता है, यानी कि इसके अंदर इलायची हो सकता है, और आपका लौंग हो सकता है, क्लोव हो सकता है, ये सब फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें स्वीटनिंग एजेंट भी होता है, उसको मीठा बनाने के लिए। और जो भी आपके मेडिकेटेड डेंटल प्रोडक्ट आते हैं वो सब थेराप्यूटिक एजेंट भी उसके अंदर मिलाए जाते हैं। जैसे उसके अंदर कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट मिला दिया जाता है, तो वो सब आपके थेराप्यूटिक एजेंट हो जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। फेशियल कॉस्मेटिक्स आर, तो इसमें दिया है फेस पाउडर, कोल्ड क्रीम, फाउंडेशन क्रीम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये फेशियल सारे कॉस्मेटिक के एग्जाम्पल हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इसमें पूछा है कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फेस पाउडर, यानी कि फेस पाउडर की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो इसमें दिया है कि वेरी फाइन एंड नॉट हैव ग्रिटी पार्टिकल्स, ये आपका सही ऑप्शन है। इसके अलावा नॉन टॉक्सिक, ये भी सही है। और नॉन इरिटेंट टू स्किन, ये भी सही है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो चौथा वाला है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो फेस पाउडर है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए, वेरी फाइन होना चाहिए, उसमें कोई ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन इरिटेंट टू स्किन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो रूगीज आर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन, तो इसमें दिया है चिक्स, लिप, स्किन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है चिक्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पूछा कि एक कॉस्मेटिक एजेंट व्हेन अप्लाइड टू स्किन एक कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो आप यहाँ पर एक दो वर्ड को ध्यान रखेंगे, या आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कूलिंग इफेक्ट, और ए कॉस्मेटिक एजेंट व्हेन अप्लाइड टू स्किन ए कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्लो इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन। तो इज कॉल्ड, तो ये किसका डेफिनेशन दिया है ये इसमें पूछा है। तो ये कोल्ड क्रीम होता है कि कोल्ड क्रीम दिया है, इसमें क्लिनजिंग क्रीम दिया है, वेनिशिंग क्रीम दिया है एंड नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है कोल्ड क्रीम। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। इसमें दिया है कि क्लिनजिंग क्रीम आर यूज टू, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिमूव मेकअप, टू क्लीन स्किन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपका क्लिनजिंग क्रीम होता है ये रिमूव मेकअप, ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। तो इसमें दिया है कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, आप इस बात को याद रखेंगे,
oil in water type emulsion when applied to skin leave an invisible layer। यहाँ पे लिखा है इनविजिबल लिखा है, इसका मतलब होता है न दिखाई देना। तो इनविजिबल लेयर ऑन इट दिस इज कॉल्ड, तो ये भी आपका डेफिनेशन से एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, क्लेंजिंग क्रीम एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है वैनिशिंग क्रीम। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। तो इसमें लिखा है कि दे आर अप्लाइड टू ए फेस आफ्टर क्लींजिंग टू प्रोवाइड ए स्मूथ ए इमोलिएंट बेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ फेशियल मेकअप दिस इज कॉल्ड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे पहला दिया है फाउंडेशन क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, क्लींजिंग क्रीम एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है फाउंडेशन क्रीम। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है और हम स्टेराइल प्रोडक्ट वाले चैप्टर में आ चुके हैं। तो इसमें पूछा है कि पेरेंटल प्रिपरेशन के इसमें एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें पेरेंटल प्रिपरेशन कौन सा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, इंजेक्शन बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 3, यानी कि ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड और जो इंजेक्शन है ये पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेरेंटल प्रिपरेशन होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पेरेंटल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पेरेंटल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अदर देन ओरल रूट, यानी कि जो भी मेडिसिन या फिर ड्रग्स हम ओरल रूट के अलावा कहीं से देते हैं, यानी कि आपका टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, ये सब आप अपने मुंह से इसको आप ओरली ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस भी रूट से हम किसी मेडिसिन को हम किसी मेडिसिन को देते हैं तो उसको हम ओरल रूट कहते हैं, यानी कि ये आपका पेरेंटल रूट होता है। तो मैं आपको पेरेंटल रूट के कुछ एग्जांपल भी बता दूंगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि इंजेक्शन शुड बी। तो दोस्तों जो भी आपका इंजेक्शन होता है या फिर पेरेंटल प्रिपरेशन होता है वो आपका स्टेराइल होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर है वो आपका ब्लड और बॉडी फ्लूइड के वो उसके इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, दोस्तों उसके अंदर कोई डस्ट, फाइबर या फिर कोई धूल, मिट्टी, गंदगी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंजेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि इंजेक्शन शुड बी स्टेराइल, आइसोटोनिक, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है कि रूट ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन आर। तो इसमें आपको कुछ रूट्स दिए गए हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के, कि हम पेरेंटल प्रिपरेशन यानी कि इंजेक्शन को इन माध्यम से दे सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस जो है ये सभी पेरेंटल रूट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन है चौथा वाला। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन आ चुका है कि अदर पेरेंटल रूट्स आर। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, हाइपोडर्मिस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा कार्डियक, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा सेरिब्रल, ये सभी पेरेंटल रूट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप इन सब के नोट्स बना लेंगे और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और इन सभी क्वेश्चन को आप बना लेंगे तो आपके एग्जाम में ये 100% आएंगे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म आर, यानी कि जो भी आपका इंजेक्शन होता है, इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो इसमें पहला दिया है स्टेबिलिटी, दूसरा दिया स्टेरिलिटी, फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जो भी आपके पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो आपके स्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा स्टेरिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी कि स्टेराइल होने चाहिए, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्री फ्रॉम पायरोजन। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पायरोजन क्या होते हैं। तो दोस्तों पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि ये फीवर को लाते हैं, फीवर कॉज करते हैं, इसी को हम पायरोजन कहते हैं। और ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए तो दोस्तों इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स,
यानी कि उसके अंदर कोई डस्ट, फाइबर या फिर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें दिया है आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो आपका ब्लड प्लाज्मा है और जो आपका बॉडी फ्लूइड है, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर पैरेंटल प्रिपरेशन का भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी और और इसमें दिया है केमिकल प्योरिटी दिया है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूलेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि पैरेंटल प्रिपरेशन किससे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका पैरेंटल प्रिपरेशन होता है इसके अंदर दो चीज़ होती है। पहला तो आपका व्हीकल होता है, आप इसको याद रखेंगे, पैरेंटल प्रिपरेशन इक्वल व्हीकल प्लस एडजुवेंट्स। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो भी आपका पेरेंटल प्रिपरेशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका व्हीकल होता है, दूसरा आपका एडजुवेंट्स होता है, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है बोथ 1 and 2, यानी कि जो भी आपका पेरेंटल प्रिपरेशन है इसके अंदर आपका पहला नंबर 1 हो गया व्हीकल, हो गया व्हीकल, और आपका जो दूसरा नंबर हो गया वो होता है एडजुवेंट्स। तो आप इस बात को याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद पूछा कि द व्हीकल यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर कौन से व्हीकल यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर हम एक्वस व्हीकल यूज करते हैं और इसके अलावा नॉन एक्वस व्हीकल भी यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है पानी। तो जो व्हीकल्स वाटर से रिलेटेड होते हैं उनको हम एक्वस व्हीकल कहते हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि नॉन एक्वस व्हीकल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है, तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका है बोथ 1 and 2, यानी कि द व्हीकल यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशन जो होते हैं वो एक्वस व्हीकल होते हैं, इसके अलावा नॉन एक्वस व्हीकल होते हैं। तो जो इसका सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प है। तो चलिए अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है और ये है कि इसमें पूछा है, तो दोस्तों मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि एक्वस व्हीकल आर, तो दोस्तों वाटर फॉर इंजेक्शन का नाम आपने सुना होगा, ये आपका एक्वस व्हीकल होता है। इसके अलावा दोस्तों वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, यानी कि इसमें ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर CO2 गैस जो है वो घुली नहीं होती है, डिज़ोल्व नहीं होती है। और इसके अलावा वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिज़ोल्व वाटर, डिज़ोल्व एयर। तो दोस्तों जो ये वाटर होता है इसके अंदर एयर भी नहीं घुली होती है। तो ये आपका एक्वस व्हीकल के तीनों एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा दोस्तों नॉन एक्वस व्हीकल का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल होता है फिक्स्ड ऑयल, जिसका एग्जाम्पल एराकिस ऑयल, आलमंड ऑयल। तो आप इस दो एग्जाम्पल को याद रखेंगे। इसके अलावा एथाइल एल्कोहल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये आपके नॉन एक्वस व्हीकल के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि एडजुवेंट्स आर, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर्स, बफरिंग एजेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका पेरेंटल प्रिपरेशन था इसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट थे। आपका पहला कंपोनेंट था व्हीकल, प्लस आपका दूसरा कंपोनेंट था एडजुवेंट्स। तो ये आपका पेरेंटल प्रिपरेशन के कंपोजिशन थे। तो इसमें दिया है कि एडजुवेंट्स आर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर्स, बफरिंग एजेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होता है इसका मतलब होता है ये आपका सॉल्युबल करने में यानी कि घोलने में मदद करता है, ये आपका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा दिया है इसमें स्टेबलाइजर, इसका मतलब होता है स्टेबलाइज करना यानी कि स्थायित्व प्रदान करना। तो ये पेरेंटल प्रिपरेशन को ये स्टेबलाइज करता है। तीसरा इसमें दिया है बफरिंग एजेंट। दोस्तों जो बफर्स होते हैं ये पीएच को मेंटेन रखते हैं, और पीएच को ये लोग एडजस्ट रखते हैं। तो ये आपके बफरिंग एजेंट होते हैं। तो यानी कि ये सभी एडजुवेंट्स हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि अदर एडजुवेंट्स आर, तो दोस्तों मैंने आपको कुछ एडजुवेंट्स के नाम यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एडजुवेंट्स होते हैं जिसके एग्जांपल है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स पेरेंटल प्रिपरेशन में अगर हम ऐड करते हैं, डालते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है।
इसके अलावा दोस्तों उसके अंदर हम किलेटिंग एजेंट डालते हैं और सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड वेटिंग एजेंट्स भी हम उसमें ऐड करते हैं, और ये सभी भी एडजुवेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब हमारा इंजेक्शन या फिर ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड बन जाता है तो उसका हम करते हैं इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि एक इसका जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो उसका स्टैंडर्ड इससे मैच करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें जैसे पैरामीटर है स्टेरिलिटी टेस्ट, इसके अलावा क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट एंड पायरोजन टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो दोस्तों जो भी आपका पेरेंटल प्रिपरेशन होता है ये आपका फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं कि वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा दोस्तों इसमें दिया है क्लैरिटी टेस्ट। तो दोस्तों उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल, धूल, मिट्टी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम इसके लिए क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा एम्पुल्स होता है जिसके अंदर इंजेक्शन आते हैं, एम्पुल्स आपका हो गया, वायल्स हो गया, तो जो उसका कंटेनर होता है उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम लीकेज टेस्ट करते हैं। और दोस्तों इसमें दिया है पायरोजन टेस्ट। तो मैंने आपको बताया है पायरोजन का मतलब क्या होता है। पायरोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर फीवर कॉज करते हैं। तो दोस्तों ये लोग फीवर कॉज करते हैं, इसी को हम पायरोजन सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये सभी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट एंड पायरोजन टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट आर स्टेराइल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं ये भी स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट आर स्टेराइल प्रोडक्ट फॉर आई, ईयर, नोज एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो आपका आई है, यानी कि ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आई, यानी कि आंखों से संबंधित। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर। तो इसमें कुछ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी के हिसाब से पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों जो भी आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है उसके एग्जाम्पल है आई ड्रॉप, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, आई सस्पेंशन एंड कॉन्टैक्ट लेंस सस्पेंशन। तो दोस्तों ये सभी आपके ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं। तो इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर उसमें आई ड्रॉप दिया है, आई लोशन दिया है, आई ऑइंटमेंट दिया है, आई सस्पेंशन एंड कॉन्टैक्ट लेंस इसमें सस्पेंशन दिया है, तो ये सभी आपके ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हो गए। तो इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या फिर उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिया कि फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है ये भी धूल, मिट्टी, डस्ट, फाइबर इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। इसके अंदर डस्ट, मिट्टी, पार्टिकल्स ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये आपका स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। इसका पीएच जो है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे कि अगर आप इनको अपनी आँखों में डालें तो आपको पेन ना हो या फिर आपको इरिटेशन ना हो। इसके अलावा दोस्तों आइसोटोनिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका आई है, जो भी उसके अंदर फ्लूइड है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर उसका है वही ऑस्मोटिक प्रेशर आपका, और वही आपका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है ये आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है कि स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि जो भी आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है ये आपका स्टेबल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड। दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो भी आपके कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं ये आपके पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट नामक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे।
पॉलीमेथाइल मेथा एक्रिलेट, ये प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और ये दोस्तों हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक होता है, आप इस बात को याद रखेंगे, ये हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक होता है। यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो पॉलीमेथाइल मेथा एक्राइलेट नामक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और ये एक हार्ड हाइड्रोफोबिक प्लास्टिक होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि टीयर्स हैव पीएच, यानी कि जो आंसू होता है उसका पीएच कितना होता है। तो दोस्तों आंसू का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, ये लगभग न्यूट्रल के बराबर होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इसी स्लाइड के साथ आपका फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का जो आपका पूरा सिलेबस है उसको मैंने ख़त्म कर दिया है और फार्मास्यूटिक्स जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है इसके मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। तो आप इन वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन करें और इसमें लगभग मैंने 99% मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।